अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है अभिषेक मिश्रा साहब ने और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। वो मैं डॉक्टर लगाना भूल गई थी, लेकिन मैंने कहा ऐसा ना हो कि आप नाराज़ हो जाएँगे फिर नहीं। डॉक्टर नहीं कहा। नहीं, लेकिन ये बहुत शुक्रिया सर, आज आप आए हैं और आज हम बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की। और बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो, और इसी तरह के कई उन्होंने जो है सख्त बातें की हैं जो कि पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप। या ये कहिए कि पाकिस्तान में भी उनके बहुत फैन हैं। और ना सिर्फ ये कि आम सिटीजन्स बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस भी तारीफें करते हैं डॉक्टर जयशंकर की। तो सर ये एकदम से अब इतने जो स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो बिलावल भुट्टो के बाद से क्यों आ रही हैं? देखिए, स्ट्रिक्ट नहीं आ रही हैं, ये बात ये कहा जा रही है कि इट्स टाइम फॉर कोर्स करेक्शन। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि अब आप चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज कीजिए फॉर गॉड सेक, क्योंकि उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने, कि हमारी पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया था, वो मेरी समझ में नहीं आता। यानी कि क्यों हम लोग टेरर और टॉक्स को या टेरर को नॉर्मलाइज़ करते रहे कि भाई टेररिज्म भी चल, जैसे आप देखें तो आज 10-15 साल पहले मैं एक टॉक शो देख रहा था टीवी पे। तो उस समय कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दानिश्वर बैठे हुए थे और वो लोग कह रहे थे कि भले टेररिज्म हो, बट वी शुड हैव अ टॉक व्हिच इज इरिवर्सिबल एंड मतलब विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यूअस, हम्म। चाहे जो भी हो जाए। तो वो पॉलिसी इंडिया ने छोड़ दी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इफ देयर विल बी अ टेरर, नो टॉक्स। आप फिर टेरर का जवाब टेरर से लीजिए, जो आपको ठीक लगता है, हम उसी भाषा में बात करना चाहेंगे। तो इट्स नॉट अ थ्रेट। इसको अगर मैं हूंगा एज अ कंस्ट्रक्टिव बात देखूंगा कि भाई नाउ इट्स टाइम टू रीअसेस कि जो अभी तक हमने किया 70 साल से उसका क्या रिजल्ट है। भाई फॉर हम्म। गॉड से होश के नाखून है, अब रिविजिट तो करें कि क्या जो आपने पॉलिसियां अपनाई हैं, हैज इट बीन फ्रूटफुल, उसने आपको डिजायर रिजल्ट दिया है। और अगर नहीं दिया है तो सामने वाला आपको वही समझा रहा है कि भाई अब आपका पुराना तरीका हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो अब आपके ऊपर है, आप ये कहें कि नहीं उसकी गलती है, या आप ये कहें कि ओके वी आर रेडी टू अमेंड आवर वेज। तो यही है, वो कोई हार्ड स्टांस नहीं है। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग पाकिस्तान फॉर गॉड सेक, आप वो काम करें जो दुनिया आपको समझा रही है बार बार। आपको ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी अमेरिका मेंशन करता है। अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट में आपका नाम आ रहा है तो अगर अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होता तो वो नहीं डालते रशिया पाकिस्तान का नाम। जैसे रशिया का नाम उन्होंने डिमीन करने के लिए नहीं डाला कि रशिया इज ऑल्सो टेरर स्टेट, जबकि सारे अमेरिकन मानते हैं कि रशियंस आर टेरर स्टेट। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट था, दैट मींस अमेरिका एंड इंडिया आर ज्वाइंटली कंसर्न विद द टेररिस्ट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान शुड रीविजिट बाबा। अब आप रीविजिट करो यार, आगे बढ़ो। हो गया 70-80 साल, 75 साल आपने ये पॉलिसी करके देख के घर का भी सत्यानाश कर दिया, खुद को भी टेरर विक्टिम कह रहे हो आप। तो इट्स टाइम टू रीविजिट। सो मोर देन क्रिटिसाइजिंग मिस्टर जयशंकर और बीइंग हार्श ऑन हिम, हमें लगता है पाकिस्तान को अब टाइम आ गया है कि दे शुड लुक इनवर्ड। अब वो अंदर देखें, रिट्रोस्पेक्शन करें थोड़ा। लेकिन सर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है या उसकी तरफ से जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से तो फिलहाल तो इसी किस्म का जवाब आएगा जो कि सख्त होगा और ऐसा होगा कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आपके ख्याल से ये लोग इस चीज को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, बार बार बात की जाती है, कहा जाता है कि हाँ जी हम ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं। दिल्ली के हिसाब से जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी जो है वो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इसके बारे में भी न्यूज आती रहती है ऑलमोस्ट हर दिन। अगर आप गूगल करें, आप सर्च करें पाकिस्तान न्यूज को तो आपको वो मिलेंगी। लेकिन ये इसको फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं डाल पा रहे? कोई कंसेंसस नहीं है आपके यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेनी पावर सेंटर्स। ये हम्म। इसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो चार रीजन है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सुप्रीम पावरफुल अथॉरिटी का क्रिएशन करता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टू क्रिएट, टू किसी चीज को बनाना। हम्म। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाना रिपब्लिक को बनाया है। अब आपके यहाँ पे आर्मी भी सुप्रीम है, जो मुल्ला मौलाना है वो भी सुप्रीम है, और जो पीएनए एमएनए के मेंबर है वो भी सुप्रीम है। तो कैसे चलेगा, किसके पास पावर है? सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी अभी आप देखें, अगर आपका जो रिसेंट हिस्ट्री है, जो मुश्किल से एक दो दो 3-4 महीने की हिस्ट्री को हम ऐसे करें कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने गवर्नमेंट को गिराया,
तो उस पॉलिटिकल पार्टी ने उस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी आर्मी के ऊपर अटैक बोल दिया। अब उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है पार्लियामेंट से इलेक्शन कराओ, पार्लियामेंट करा, हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कुछ अगर बेल वेल दिया तो प्राइवेट पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला बोल दिया। कौन सुरक्षित है? सुप्रीम कोर्ट पे भी पॉलिटिकल पार्टी चढ़ बैठी और क्या नाम है, आर्मी पे भी पॉलिटिकल पार्टी चढ़ बैठी। तो पॉइंट ये कि कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहता कि भाई हम, जैसे कुरान है, हर कोई ये कहेगा कि भाई इस किताब में जो लिखा है हम आंख बंद करके मानेंगे। जब तक पाकिस्तानी ये नहीं कहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और उसके द्वारा बनाए गए अथॉरिटीज के द्वारा जो भी कहा जाएगा हम आंख मूंद के मानेंगे, तब तक आपके यहाँ पे ये चीजें नहीं रुकेंगी। क्योंकि इतने पावर सेंटर है और पावर सेंटर के अंदर सब पावर सेंटर है, जिसका क्लासिक एग्जांपल आप देख लीजिए कि जब सैमुअल पैटी वाला हुआ था आपका इंसिडेंट, जब फ्रांस की एम्बेसी को आपके यहाँ कहा जा रहा था कि बाहर भेजो तहरीके लब्बैक के लोगों के द्वारा, तो उसके बाद क्या हुआ कि तहरीके लब्बैक के जो बानी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, रिजवी साहब, जी उनको जी, खादिम तो हुसैन रिजवी। रिजवी साहब को बुलाया गया, उन्होंने पूरा का पूरा प्रोटेस्ट लॉन्च किया। जब वो प्रोटेस्ट हाथ से निकलता हुआ दिखा तो खादिम रिजवी साहब ही पेरिश हो गए। उसके बाद नई सिस्टम को क्रिएट किया गया। पॉइंट, इतने सिस्टम में क्या कीजिएगा? अगर इवन पॉलिटिकल पार्टी में भी चार, उनके अंदर सब डिविजन्स है, आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। एक जो नेशन जब आप बनाना चाहते हो या देश बनाना चाहते हो, एक आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करो ना। आपके यहाँ 50 आइडियोलॉजी हैं। कोई कह रहा है कि हम सेक्युलर हैं, कोई कह रहा है कि हम रिलीजियस हैं, कोई कह रहा है कि हम टीटीपी को मानते हैं, कोई कहता है हम टीटीपी को नहीं मानते हैं, कोई कह रहा है कि सर वो तो तालिबान। चॉइस होती है ना सर, आपको नहीं लगता कि किसी की इंडिविजुअल चॉइस है कि वो क्या मान रहा है? नहीं, वो पावर में होंगे तो चॉइस उनकी पर्सनल नहीं चलेगी, उनको इंस्टीट्यूशनल चॉइस लेनी पड़ेगी ना। पर्सनल चॉइस और इंस्टीट्यूशनल, जैसे कि भाई कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो मोदी से नफरत करता हो, लेकिन अगर मोदी के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई केस आया है और वो केस जो है वो गवर्नमेंट की स्टेट जो जो सिचुएशन है उसको फेवर करता है, तो उनको डिसीजन देना पड़ेगा। हिज पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग डजंट मैटर। आप क्या, ये नहीं होता। चूंकि इंस्टीट्यूशनल लाइकिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशनल जो विजडम है वो नहीं है, तो लोग पर्सनल एक्यूमेन को या पर्सनल विजडम को इंस्टीट्यूशनल विजडम बना देते हैं। तो अब आपका ये जो है ना, उसका रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वीक एंड फ्रेगमेंटेड डॉक्यूमेंट। तो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करें और किताबों से स्कूल की शुरुआत करें। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिट्रैक्ट करें, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपने सबसे प्यारे मुल्क तुर्की के तर्ज पे बनाएं। आपको हिंदुस्तान के तर्ज का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। जो तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप वो फॉलो कर लें। आपने कभी तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? नहीं अर्जुन मैंने जी, नहीं चेक, नहीं मैं मैंने पढ़ नहीं के चेक किया। सुनाता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। और आप अपने जो विद्वान है उनसे बोलिए कि ये लिखे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्टा लिखा है। affirming the eternal existence of the Turkish motherland। अब बताइए, पाकिस्तान की मदरलैंड कहाँ है? पाकिस्तान का इटरनल मदरलैंड तो इंडिया ही होगा ना। और ये जी। तुर्की कहाँ है? ये तुर्की यूरोप में है। तुर्की जिसको आप यूरोप में है, ये तुर्की के लोग तो सेंट्रल एशियन है ना, ये तो सेंट्रल एशिया से गए वहां पे। ये 14वीं 15वीं शताब्दी में उन्होंने कब्जा किया है। तो ये तो यूरोपियन नहीं है। तुर्की इज इन यूरोप, बट वो कह रहे हैं तुर्किश मदरलैंड। तुर्किश मदरलैंड लाइज इन सेंट्रल एशिया। वो अपनी हिस्ट्री से अपने आप को जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा ये मुस्लिम मदरलैंड है, या उन्होंने नहीं कहा कि सब मुस्लिम लैंड। वो कह रहे हैं टर्किश लैंड, बिकॉज टर्किश कुड बी अ मुस्लिम, टर्किश कुड बी अ क्रिश्चियन, टर्किश कुड बी एन अथीस्ट, टर्किश कुड बी अ बुद्धिस्ट, टर्किश कुड बी एनीथिंग। अब आप आगे देखिए, affirming the eternal existence of the Turkish motherland and nation and indivisible unity of sublime Turkish state। ठीक है ना? Determining to attain the everlasting existence, prosperity, material and spiritual well-being of the Republic of Turkey। वो कह रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टर्की। आप तो टर्की को इस्लामिक कंट्री मानती है ना, वो नहीं कह रहे हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक है, बिकॉज अगर आप इस्लामिक सही। हैं तो रिपब्लिक नहीं हो सकते, और अगर आप रिपब्लिक है तो आप इस्लामिक नहीं हो सकते। दोनों चीज कैसे कर दीजिएगा? बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन सर इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी और समझने के लिए आपसे, कि ये भी यहाँ पर एक इम्प्रेशन है पाकिस्तान में गवर्नमेंट का भी और लोगों का भी सॉरी, कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो पाकिस्तान के सारे टर्म्स ठीक होते हैं, और इमरान खान ने भी कहा कि जी जब तक मोदी जी हैं जब तक तो कोई बात हो नहीं सकती। तो बीजेपी की गवर्नमेंट जब है
तो तब से ये टेंशन ज्यादा बढ़ी हुई है, उसकी वजह क्या है सर? मतलब क्यों जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है वो चल नहीं पा रही, और यही हाल हम देखते हैं कि कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि जी वो बड़े फ्रेंडली हैं, उनके साथ पाकिस्तान के टर्म्स बड़े सही रहते हैं, और ये बड़े दुश्मन है। मुझे नहीं लगता, मैं एक बात कह रही हूँ जो यहाँ पे मेजोरिटी लोग करते हैं, तो उसका आपको क्या रीजन लगता है कि क्यों कर रहे हैं? दिस शोज कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है। हम्म। 1946 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब तो आप पाकिस्तान मांग रहे थे, हम्म। तब आपकी संबंध कैसे थे? 1947 में, 1950 में, 1947 में कांग्रेस की गवर्नमेंट चली थी, फिर आपने हम्म। कश्मीर पर अटैक क्यों कर दिया? हम्म। 1965 में तो लाल बहादुर शास्त्री जी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने आपके ऊपर डिक्लेयर कर दिया वार, क्योंकि आप तो आए थे कि कश्मीर में हम घुसेंगे तो लड़ाई कश्मीर में होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खुलेगा। लेकिन आपने, आपकी जो इमेजिनेशन के बियॉन्ड, लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंजाब में और राजस्थान सेक्टर में बॉर्डर खोल दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर। आप भौचक्के रह गए, कांग्रेस की सरकार थी। 1971 में जब आपने बांग्लादेश में कहा ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इंटरनल मैटर में हम जिसको चाहे मार दें, ये भारत कौन होता है बोलने वाला, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, और इंदिरा गांधी ने घूम घूम के सारे लोगों से कहा कि हम इनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान में वो हमें बर्दाश्त नहीं है। तोड़ने वाला आपको कांग्रेस। तो ये एनालिसिस तो कर ले सही से भाई। अभी पिछले कुछ समय से 10 15 20 सालों से कांग्रेस की थॉट प्रोसेस आई है जिसमें वो लेफ्ट लीनिंग है, तो वो अपनी इंटरेस्ट को उतना फोर्सफुल नहीं रखते, ये बात सच है। लेकिन और यही भारत की, जो भारत में जो ये अंगड़ाई ले रहा है भारत का जनमानस, भारत की जन चेतना भी जग रही है, भारत अपनी आइडेंटिटी को लेके और अफर्मेटिव हो रहा है। कांग्रेस उस आइडेंटिटी को उतना अफर्मेटिव नहीं करना चाहती थी। देखिए ऐसा, अगर आप देखें कि जब, मैं बहुत हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस ने भारत को उसकी आइडेंटिटी से उतना दूर रखने की कोशिश की, उसको 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 जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नजर से देखा। हम अब जो नई डिस्पेंसेशन आई है वो भारत को एक हिस्टोरिकल हेरिटेज के रूप में देखती है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में नहीं देखती, वो भारत को भारतीय के रूप में देखती है, इसलिए वो असर्टिव है भारत के इंटरेस्ट को लेकर के। वरना अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इंटरेस्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा मुस्लिम बैंक वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेटेड रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस के हमेशा आपके साथ अच्छे रहे हैं, कांग्रेस के समय में ही आप टूटे हैं भाई। दो वॉर कांग्रेस के समय में लड़ी गई है, तो ये तो फैक्चुअली करेक्ट है। 10 15 साल से या 20 साल से जो एक सॉफ्ट अप्रोच था, उस अप्रोच का रीजन कुछ और था, मगर उसको आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के समय में आपकी वो अच्छी रही है। हिंदुस्तान की पॉलिसी अब थोड़ी असर्टिव है। अब वो ये कह रहे हैं नो टेरर नो टॉक। पहले क्या पॉलिसी थी कि इरिवर्सिबल एंड नॉन स्टॉपेबल, कुछ भी हो जाए हम बात करते रहेंगे, ये पॉलिसी। इस पॉलिसी को स्टॉप करके इंडिया ने कहा है द पॉलिसी हैज बीन शन्ड अवे एंड दिस सेज इफ यू विल कमिट टेरर, नो टॉक्स, रादर सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल सही। लेकिन सर, क्योंकि मैंने ये इसीलिए पूछा कि यहाँ पे ज्यादातर लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जी अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो वो चाहते हैं पाकिस्तान से दोस्ती, और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसके लिए कहा जाता है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, क्योंकि अभी भी इलेक्शंस आ रहे हैं, कि तब ये वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़े की जो फिजा है वो ज्यादा बना दी जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं कि आखिर क्या रीजन है। लेकिन सर, साथ साथ आपका ख्याल में जो इस वक्त जिस तरह की सक्सेस मिल रही है बीजेपी की गवर्नमेंट को, और उसकी क्या वजह है कि हमें बहुत दूर नजर आती है कांग्रेस उस रेस में? यानी कि जितना अभी वो कोशिश करें, एक दो जगह जीते भी हैं, अभी लास्ट कुछ इलेक्शंस हुए थे आपके यहाँ, तो लेकिन उसके बावजूद अभी दोबारा जो अभी से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो मोदी जी की ही आ रही है, तो इन्होंने ऐसा क्या काम किया है जो इनका होल्ड जो है वो इतना स्ट्रांग है, और कांग्रेस जो है वो हमें कहीं दिखाई नहीं देती, मतलब नजदीक भी कहीं दिखाई नहीं देती? देखिए कांग्रेस राहुल गांधी जी के अंडर में जो है, और चूंकि वो हमारे नेता हैं, जैसे भारत के नेता हैं, वो उनकी कांग्रेस एक्सट्रीम लेफ्ट लीनिंग कांग्रेस है। उनका एक मुस्लिम्स के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है जो कि लोगों को थोड़ा सा
वो लगता है। जैसे 370 पे भी उन्होंने डामाडोल रुख लिया, 370 को सपोर्ट करें कि नहीं करें। जब उनको भारत की यूनिटी, अब अगर वो नहीं उसको खुल के असर्ट करेंगे कि हाँ भाई हम 370 का सपोर्ट करते हैं, आप अगर आप डुअल इंस्टांस लेंगे कि नहीं ठीक तो हुआ मगर प्रोसीजर गलत था, वो उनकी असेंबली को सेशन में होना चाहिए था, आपने प्रेसिडेंट रूल लगा के किया। दुनिया समझती है इस तरीके की बातें, आप क्या कहना चाहते हो। तो और इंडिया एक राइजिंग सिविलाइजेशन है। इंडियंस को अब अपने इंडियंस होने पे कॉन्फिडेंस आने लगा है। पहले नहीं था, हमें इंडियन होने की शर्मिंदगी का एहसास कराया जाता था। हमें ये कहा जाता था कि तुम राम राम मत बोलो क्योंकि सामने वाले को बुरा लगता है। भाई हमारे यहाँ सैकड़ों साल से हम राम राम बोलते रहे, लेकिन हमारे डर के राम राम बोलना बंद कर चुके थे क्योंकि हमें लगता था सामने वाला नाराज हो जाएगा। और ये आज भी कई लोगों की मानसिकता रहती है, वो लोग उतना जिसे कहती है बैकफुट पे चले जाते हैं। तो ये असर्ट कर रहा है इंडियन। बीजेपी आज जो दिख रही है, बीजेपी का जो सक्सेस है, ये सिर्फ आज नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के पतन की शुरुआत तो 1925 में हो गई थी, जब कांग्रेस की पॉलिसियों के द्वारा उन्हीं में से टूट करके आरएसएस का निर्माण हुआ। क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने देखा कि कांग्रेस अपनी मिट्टी से ज्यादा अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। ये ऐसा उन लोगों का, जो लोग कांग्रेस से अलग हुए, उनका कहना था। मेरा कहना नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं कांग्रेस को भी एक बहुत अच्छी नेशनलिस्ट पार्टी मानता हूँ, लेकिन आरएसएस जो बनाया वो तो कांग्रेसी लोग थे ना, कांग्रेस से ही टूट के हेडगेवार कांग्रेस के मेंबर थे। उन्होंने तोड़ करके 1925 में आरएसएस बनाई। और आरएसएस जिस पर्पस के लिए बनी कि भारत एक है, एक देश, एक विधान, एक प्रधान, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो मजबूत करना था कि हम भारतीय हैं, मैं हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन नहीं देखूंगा, सबको भारतीय देखूंगा। ये फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 85-90 साल लगे। लेकिन 85-90 साल बाद आपको देखिए, वो जो 100 साल पहले वो सीड बोया गया था आरएसएस के द्वारा 1925 में, वो अब वट वृक्ष के रूप में सामने आ गया है। और उसका नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उसके एक बहुत एबल वो है, फल है। तो बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात भारतीयता की है। अब हम भारत को हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखेंगे। नहीं नहीं सर, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं की थी। मैं यही कह रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज की पावर की बात कर रही थी सर। बीच में एक पार्टी, आम आदमी पार्टी करके भी एक पार्टी आई थी, वो किधर गई सर? आम आदमी, ये देखिए लोकल मुद्दों को लेकर के कि हमें जो है बिजली चाहिए। और मैं खुद भाई एक समय अरविंद केजरीवाल जी का आपको मैं बता देता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल ने ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू किया था अन्ना हजारे के साथ मिलकर, मैं इतना प्रभावित था कि मैं उस समय ना नया नया यंग प्रोफेसर था। मैं 29-30 साल का रहा या 30-32 साल का रहूंगा, इससे ज्यादा बार नहीं रहूंगा। तो ना मैंने इनको अपनी सैलरी, उस समय मेरी कोई 40-42 हजार रुपए सैलरी आती थी एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मैंने आधी सैलरी इनको डोनेट की थी। इतना बड़ा फैन था मैं अरविंद केजरीवाल जी का। बट अब मैं उनसे बड़ा दुखी हूँ। मुझे नहीं लगता आपका कोई विजन नहीं है। वो उन्होंने अपनी ही पार्टी में लोगों को तोड़ फोड़ करी, और ये लोकल दायरे तक सीमित थी। करप्शन को लेके लोगों में एक गुस्सा था, क्योंकि जो उस समय की यूपीए गवर्नमेंट थी उसके ऊपर काफी करप्शन के इल्जाम लग चुके थे, और मोदी जी ने आकर के करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे दी। लोग अब सेटिस्फाइड है। तो आम आदमी पार्टी का जो बेस था एंटी करप्शन मूवमेंट, वो मोदी जी उसको खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन सर, लास्ट में मैं यही पूछूंगी कि जैसे डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, आप हमने भी बात की कि जी ये नहीं हो सकता कि दिन में जो है वो हम ट्रेड करें और रात में जो है वो टेरर हो रहा हो, और इस तरह से रिलेशंस नहीं बनेंगे। लेकिन सर क्रिकेट खेलने को तैयार है सर, एशिया कप में भी खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं सर। वो भी तो दिन और रात, खैर दोनों टाइम ही होता है क्रिकेट तो। आपको पता है लाइटें शेटें लगा के बड़ा जबरदस्त स्टेडियम बनाया है मोदी जी ने के नाम का, तो या नाम चेंज किया गया है उसमें। हमें बताया जा रहा है 2 दिन से कि जी उसमें 1.5 लाख लोग बैठ सकते हैं। तो सर अगर आप क्रिकेट खेल सकते हैं दिन में भी और रात में भी, तो सर फिर ट्रेड के वक्त क्यों डॉक्टर जयशंकर इस तरह की अजीब अजीब बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं आईसीसी स्पॉन्सर्ड। ऐसे तो बिलावल भुट्टो साहब गोवा आए थे अभी, तो उनसे तो बातचीत हुई थी, हाथ मिलाया गया था, नमस्कारी हुई थी, सब कुछ हुआ था, दुआ सलाम हुआ था। लेकिन वो हमने बातचीत थोड़े की थी कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं। अब वो एससीओ का मंच था, आप एससीओ में, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि हम तो एससीओ में गए थे, हम इंडिया में नहीं गए थे। उसी तरीके से ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें हमारी मजबूरी है, हम कोई बायलैटरल क्रिकेट तो खेल नहीं रहे हैं। सर मेरा एशिया भी कप भी देखिए, खेल रहे हैं, एशिया कप भी वो खेल भी रहे हैं सर आईसीसी आप। का टूर्नामेंट है, दोनों आईसीसी के टूर्नामेंट है। एशिया कप भी आईसीसी ही कराता है। लेकिन कोई हमने बायलैटरल सीरीज तो नहीं करवाई, जैसे अल खलीफा कप करा दे हम, या अल हिलाली बैंक कप करवा देते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना। देखिए अभी ना मैं एक जगह और था, किसी ने मुझसे पूछा
कि क्या हिंदू आप जैसे पाकिस्तान के लिए अच्छी बातें करते हैं या थोड़ी सी ठंडी बातें करते हैं, क्या भारत के लोग भी पाकिस्तान से दोस्ती के इच्छुक हैं? क्या पाकिस्तान भारत के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती हो? तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न कहा, तो वही मैं आपको भी कहूंगा जो आप कह रही हैं जयशंकर जी की बात। यदि पाकिस्तान आरजू काजमी जी हैं, फकर यूसुफजई साहब हैं, शोएब चौधरी जैसे बच्चे हैं, ये जो और ये मैं इनके शो में करता हूँ, मैं भी उनके साथ था, डॉक्टर हुड बॉय साहब के साथ, रिभा जी के उसमें, ये जो ये आप जैसे लोग हैं, तो हम तो एक है, हम तो आपसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि हम तो चाहते यही हमारी वो हो। लेकिन यदि पाकिस्तान हाफिज सईद है, लखीउर-जमान लखवी है, उससे तो दोस्ती नहीं हो सकती ना। हम किससे दोस्ती करें? हम आरजू जी के गले लगना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें हमें लखवी के गले लगा रहे हैं आप? लेकिन सर देखिए, वो पाकिस्तान की स्टेट तो नहीं है ना, वो बस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ तो नहीं है ना हाफिज सईद या मसूद नहीं, ऐसे अजहर, नहीं वो होता। मुल्क आप तो नहीं चला रहे। नहीं, बिल्कुल चला रहे हैं। पाकिस्तान की स्टेट का 1 इंच ऐसा नहीं होना चाहिए जिस इंच पे पाकिस्तान की मर्जी के बिना कुछ हो जाए। और अगर हो रहा है, आप आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर को पढ़ लीजिए, और उसका जो कमेंट्री है वो है जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन नंबर 2625 2625, उसको उठा के पढ़िए। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 अर्जू जी ये कहता है कि आप यूएन चार्टर के मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर का ये कहता है कि नो स्टेट और या एवरी स्टेट शैल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस अगेंस्ट द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अ स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के अगेंस्ट में यूज ऑफ फोर्स अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए नहीं कर सकता, और अगर वो करेगा तो वो यूएन चार्टर का वायलेशन करेगा। इसी को अवॉइड करने के लिए आपने ऐसी तंजीमें बना दी हैं, और अब आप कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर है। भाई आप पूरा पाकिस्तान ही स्टेट है, पाकिस्तान का हर आदमी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और यदि आपके यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, बंदूकें चलाना सीख रहे हैं, बम चलाना सीख रहे हैं, बम बना रहे हैं, और आप कह रहे हो हमें पता ही नहीं है, तो फिर आप छोड़ दीजिए ना। फिर क्यों आप अपने आप को सॉवरेन स्टेट कह रहे हो? फिर वो स्टेट को सरेंडर कीजिए, हम चला लेंगे उसको एज अ क्लाइंट स्टेट, या यूएन को दे दीजिए, आप यूएन चला लेगा आपको। अगर आप स्टेट नहीं बन सकते, अगर आप बच्चे नहीं पाल सकते, तो माँ बाप होने का तो दम मत बनिए ना कि हम माँ बाप है। बच्चों का अगर खाना नहीं खिला सकते, तो वो माँ बाप किस काम के? कि बाप सोए पड़ा है और बच्चे जाके भीख मांगे, तो ठीक नहीं है। तो आप 2625 में ये लिखा है कि यदि कोई स्टेट अपनी भूमि पे होने वाले किसी भी हिस्से में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रहा है जिससे दूसरे देश को परेशानी होगी, या दूसरे देश में यूज ऑफ फोर्स करेंगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी देश की होगी। तो आप ये नहीं कह सकती कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स है, दे आर वेरी मच स्टेट एक्टर्स। नहीं नहीं सर, आपके मैंने यहाँ तो नहीं, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल कि नॉन स्टेट एक्टर है, तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए आपसे मैं ये। मतलब मुझे पता है आप नहीं, मैं पाकिस्तानी स्टेट की बात करता हूँ। नहीं नहीं, मैं पाकिस्तानी उनको, स्टेट मैं भी उन्हीं को कह रही हूँ कि सर बिल्कुल पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हरगिज ये नहीं कहना चाहिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स है, बिकॉज अब सबको आइडिया हो गया है कि ये कौन लोग हैं और किस तरह से आते हैं और जाते हैं, तो बिल्कुल इस चीज को रोकना होगा। लेकिन सर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, तो उस बात को उसका यहाँ पे इतना लाइट उसमें तो नहीं लिया जाएगा, लाइटली तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ध्यान दे और इन चीजों के ऊपर स्ट्रिक्टली काम करे, थोड़ा फास्ट ट्रैक में डाले, बजाय इसके कि सालों लगे। उस काम को थोड़ा जल्दी भी अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।